Welcome everyone. What we are starting today is strategic management. Strategic management जो है आपके पेपर नंबर 8 FMSM का पोर्शन है. ऑब्जेक्टिव टाइप कंटेंट है, तो बेसिकली अपन इसको जो है मॉड्यूल से ही कवर करते हुए चलेंगे. मॉड्यूल से कवर इसीलिए करना है क्योंकि बीच में से कोई भी लाइन लेकर वो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं. तो लेट्स बिगिन. पहले अपन ये समझते हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है. उसके बाद अपन मॉड्यूल के ऊपर चल के फर्स्ट चैप्टर जो है इस पोर्शन का उसको स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले तो जब अपन डिस्कस करें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में तो दो वर्ड्स हैं यहाँ पर. पहला है स्ट्रैटेजिक और दूसरा है मैनेजमेंट. जब आप स्ट्रैटेजिक की बात करते हो तो स्ट्रैटेजिक जो है उसका रूट वर्ड होता है स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी का मतलब किसी भी तरीके का प्लान या कोई नीति, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नीति, और सम काइंड ऑफ अ प्लान दैट यू हैव दैट यू वांट टू फॉलो. तो उस प्लान को फॉलो करना, उस एक स्ट्रैटेजी बनाना, उसको कहा जाता है स्ट्रैटेजी. जिसके अंदर डायरेक्शंस होते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको किस किस तरीके से आगे बढ़ना है. दैट इज़ नोन एज अ स्ट्रैटेजी. दूसरा जो वर्ड है दैट इज़ मैनेजमेंट. सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और मैनेजमेंट तो आप जानते हैं कि नॉर्मल सेंस में अगर अपन बात करें तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या जो भी आपका बिजनेस होता है उसके अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर होता है दैट इज़ मैनेजमेंट. तो उस ऑर्गेनाइजेशन को संभालना, उसको प्रॉपर तरीके से रन करना, ये देखना कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी छूटे ना और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं, उस जो वो एक फंडामेंटल होता है उसको कहा जाता है मैनेजमेंट. तो जब आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हो तो दो बातें सामने आती हैं, जो कि सबसे पहला यहाँ पर रेड कलर से लिखा हुआ है. इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज़, यानी जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो भी आपकी नीतियाँ हैं, जो भी आपके स्टेप्स हैं जो कि आपको आगे जाकर लेने हैं, या जो भी आपके प्लान हैं, उनको आप इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से मैनेज कर पाओ. आपने जो प्लान्स बनाए हैं अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, आप उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पा रहे हो और उनको प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर पा रहे हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहली बात तो अपन क्या कह रहे हैं, इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज़. उसके अलावा एंड यूजिंग दो स्ट्रैटेजीज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. आपका स्ट्रैटेजी बनाना तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उन स्ट्रैटेजीज़ को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करके, यानी यूज़ करना, अप्लाई करना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप, इफ़ यू विल प्लान अ गुड स्ट्रैटेजी बट योर इम्प्लीमेंटेशन विल बी बैड, द रिजल्ट्स आर नॉट गोइंग टू बी एज गुड. ओके. सो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑल्सो हैज़ टू बी वेरी गुड इन कंपेरिजन टू द प्लान दैट यू हैव. आप एक अच्छा प्लान बनाकर आ जाओ, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे तो उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे. इसीलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो भी प्लान लेकर आ रहे हो, चाहे वो कितना भी अच्छा हो या भले ही मीडियम लेवल का हो, लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, देन यू कैन डेफिनेटली अचीव रिजल्ट्स आउट ऑफ दोज प्लान. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको उस प्लान को अप्लाई करना अच्छे से आना चाहिए. अगर आपने प्लान को अच्छे से अप्लाई नहीं करा तो जो आपके डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उनको अचीव नहीं कर पाएंगे. जब यहाँ पे हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो इन जनरल अगर आप किसी भी बिज़नेस की बात करते हो तो सबसे पहला उसका जो बेसिक गोल या ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ठीक है. तो हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले तो ये समझना है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, ये जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका मिशन और विशन क्या है, सबसे पहली बात. दूसरी बात, उसके गोल्स क्या हैं, उनके गोल्स को डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है. तीसरी बात, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो गोल्स है, मिशन है, जो विज़न है, उसको अचीव करने के लिए हमें क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा. चौथी बात, उन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, वो भी प्रॉपर तरीके से. और पाँचवीं बात, इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स मिल भी रहे हैं या नहीं. अगर डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड, वी विल कंटिन्यू विद दीज़ स्ट्रैटेजीज़. अदरवाइज़ हम इन स्ट्रैटेजीज़ को बदलने का प्रयास करेंगे. तो ये बहुत ही जनरल सा डिस्कशन था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर. तो अगर हम नीचे आकर यहाँ पर देखें, कुछ जनरल स्टेप्स हमने लिखे हुए हैं कि जनरल स्टेप्स इसके अंदर क्या होते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर. तो सबसे पहली बात है अंडरस्टैंडिंग योर ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल अबाउट. किस बारे में आपका ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है आपका, कौन सी इंडस्ट्री में काम करता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है. अंडरस्टैंड इट्स विजन एंड मिशन. उसके ऑब्जेक्टिव्स, क्या उसका विजन है, क्या उसका मिशन है,
कहाँ तक वो पहुँचना चाहता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, डिटरमाइन एंड सेट द गोल्स। आपको अपने गोल्स को डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, कहाँ आपके गोल्स हैं, किस लेवल तक आपको जाना है, वो डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। अब गोल सेट करने के बाद ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस तरीके से उस गोल को अचीव करना है। मतलब पता तो है कहाँ तक जाना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है, अब ये हमें तय करना है। देयरफॉर प्लान ऑन हाउ टू अचीव दोज गोल्स। फिर चूज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज। हमारे पास रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन उन रास्तों में से सबसे अहम और सबसे सही रास्ता चुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो यू नीड टू चूज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज। फिर आपको उस रास्ते पे चलना शुरू करना पड़ेगा। यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट एंड अप्लाई दो स्ट्रैटेजीज इन द बेस्ट वे पॉसिबल। बेस्ट तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए और अपने गोल्स की तरफ जो है आगे चलते जाइए। एनालाइज द रिजल्ट्स। अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करिए कि आप जो कर रहे हैं क्या उससे आपका गोल अचीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कंटिन्यू करें, दैट इज़ डिसाइड टू कंटिन्यू, और चेंज द स्ट्रैटेजी, नहीं तो फिर आप ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी को जो है वो अपनाना स्टार्ट करें। अगर जनरल सेंस में ऐसे भी इसको समझना है तो सोच के देखिए, इमेजिन करिए कि एक जंगल के अंदर जब एक शेर होता है, जब वो शिकार करने जाता है, तो उसे पता है कि उसका गोल क्या है, उसका गोल क्या है, उसका मिशन और विजन और मिशन क्या है। उसका जो विजन है दैट इज स्ट्रेट अप टू जो उसका प्रे है, जो उसका शिकार है, उसके ऊपर होता है। मिशन है कि उसको उसका शिकार करना ही है। नाउ ही हैज़ टू प्लान अ स्ट्रैटेजी एज टू हाउ ही शुड अटैक, ताकि जो उसका प्रे है वो उसके शिकार में, मतलब वो उसका प्रॉपर तरीके से शिकार कर पाए। तो जब एक टाइगर शिकार करने के लिए जाता है, उसकी आंखें हमेशा उसके गोल की तरफ रहती हैं, दैट इज़ हिज प्रे। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि क्या वो सामने से साइलेंटली जाकर अटैक करे, साइड से साइलेंटली जाकर अटैक करे, लेफ्ट से अटैक करे, राइट से अटैक करे। फिर वो उसकी तरफ देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, दैट इज इट स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स इट्स गोल। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, अपनी स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करते हुए वो आगे बढ़ता है और अपने प्रे की तरफ जो है, ही प्लान्स टू अटैक ऑन द प्रे, कि किस तरीके से उसको अटैक करना है ताकि जो उसका प्रे है उसके पास रिएक्ट करने का बहुत कम टाइम बचे। और अगर वो, क्योंकि अगर उसके पास रिएक्ट करने का ज़्यादा टाइम बचेगा तो वो इसको देखकर भाग जाएगा, लेकिन अगर उसके पास कम टाइम जोन होगा रिएक्ट करने का, देन दिस टाइगर कैन इमीडिएटली कैच दैट प्रे। तो उसी हिसाब से वो अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता है। उसके बाद अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ता है, अप्लाई करता है उस स्ट्रैटेजी को और अपने शिकार की तरफ जो है उसकी तरफ उसको हंट करने की कोशिश करता है। हंट करने पर जब वो सफल हो जाता है, यानी उसका शिकार हो जाता है, दैट मीन्स इट्स स्ट्रैटेजी, जो उसकी स्ट्रैटेजी थी वो काम कर गई। अगर उसकी स्ट्रैटेजी नहीं काम करती है तो शिकार वहीं से निकल के चला जाता है, एंड देन दैट टाइगर हैज़ टू फॉलो द प्रे अप टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, राइट। तो उसी तरीके से जब भी आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ें, याद रखिएगा अपने माइंड में, ऑलवेज कीप दिस एग्जाम्पल ऑफ अ टाइगर, कि उसको किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करते हुए अपने जो प्रे है उसको हंट करना पड़ता है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द मॉड्यूल। अपन मॉड्यूल की तरफ चलते हैं और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, उसको स्टार्ट करते हैं। लेट अस फर्स्ट अपन जो है इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्हाट आई विल डू इज़ आई विल मार्क डाउन द सेंटेंसेस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप भी उनको अपनी बुक में जो है साथ साथ मार्क करते हुए चलिएगा, सो दैट यू हैव द थिंग इन योर हेड कि ये जो सेंटेंसेस है वो इम्पॉर्टेंट है या इनमें से कुछ हमको पूछा जा सकता है। ठीक है। So let's begin with the module. So this is our lesson number 11, that is Introduction to Management, which is the first chapter of your Strategic Management syllabus. तो इसके अंदर बेसिकली अपन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होता है मैनेजमेंट का, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है अपन को इस चैप्टर के अंदर कवर करनी है। सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। सबसे पहले ही कह दिया कि मैनेजमेंट इज़ अ process containing a human element and makes most efficient use of resources through and with the people for attaining defined organizational objectives by the most economical and effective planning and execution.
यानी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस। सबसे पहले तो उन्होंने बता दिया कि ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट होता है और ये मोस्ट एफिशिएंट यूज़ करता है रिसोर्सेज का through and with people for attaining different defined organizational objectives by most economical and effective planning and execution। तो बहुत ही efficient use of resources का होना ज़रूरी है, प्लस साथ ही साथ human element का इस्तेमाल भी होता है इसके अंदर, और एक set of defined organizational objectives होते हैं जिनको हमें achieve करना है in the most economic and effective planning and execution। तो मैंने जब आपको general steps बताए थे तो उसमें भी कहा ही था कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को जो है अचीव करना है इन द बेस्ट वे पॉसिबल बाय अप्लाइंग द बेस्ट स्ट्रैटेजीज एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग देम इन एन एफिशिएंट मैनर। देयरफॉर मैनेजमेंट कैन बी viewed as a process of continuing and interrelated activities। तो पूछ सकते हैं मैनेजमेंट क्या होता है, तो मार्क करिए, फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूइंग एंड इंटररिलेटेड एक्टिविटीज़ कॉन्सेंट्रेट्स ऑन अटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को आपको अचीव करना है। ये आपका मेन पॉइंट है कि सबसे मेन चीज़ यहाँ पर क्या होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना बहुत ज़रूरी है। सो मेन चीज़ यहाँ पर क्या होगी, कॉन्सेंट्रेट्स ऑन अटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, फोकसेस on working with and through human and other organizational resources। यानी सारे के सारे resources को प्रॉपर तरीके से इनको यूज़ करना है। सो दे हैव टू फोकस ऑन वर्किंग with and through the human and other organizational resources, क्योंकि human भी एक resource ही है एंड ह्यूमन रिसोर्सेज भी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होते हैं। तो इन्हें फोकस करना है कि कैसे ये ह्यूमन रिसोर्सेज को भी साथ लेकर बाकी रिसोर्सेज का भी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है ध्यान में रखना। तो मैनेजमेंट को आप किन तीन पॉइंट्स में देख सकते हो। सबसे पहले तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूइंग एंड इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़, इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड इट फोकसेस ऑन वर्किंग विद एंड थ्रू द ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल resources। okay, definitions of management। तो अब अपन को जो चीज़ कवर करनी है, these are certain definitions जो कि कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने दी हुई हैं, कुछ वेल नोन लोगों ने दी हुई हैं definitions मैनेजमेंट के ऊपर। तो हैरोल्ड कून्स ने जो है, सबसे पहले तो नाम पता होना चाहिए, हैरोल्ड कून्स। आपको कोई भी डेफिनेशन बोल पूछ सकते हैं और बोल सकते हैं, आपको बताना है कि ये किसने दी थी। सो हैरोल्ड कून्स इन हिज बुक द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल डिफाइन मैनेजमेंट एज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स। यानी आप किस तरीके से लोगों से अपना काम करवा सकते हो इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स। तो ये हैरोल्ड कून्स ने अपनी जो बुक है द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल उसके अंदर डिफाइन किया था। हेनरी फेयोल, ये भी इम्पॉर्टेंट नेम है, हेनरी फेयोल इन हिज बुक इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन मैनेजमेंट एज टू मैनेज is to forecast and to plan, to organize, to command, to coordinate and to control। सिमिलरली पीटर ड्रकर ने भी अपनी बुक में कहा गया है, उन्होंने क्या कहा, सिमिलरली पीटर ड्रकर इन हिज बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंसीव्ड मैनेजमेंट एज मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेजेस बिजनेस एंड मैनेजेस मैनेजर्स एंड मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क। यानी मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ अ मल्टीपर्पस ऑर्गन। सबसे पहले तो मल्टीपर्पस ऑर्गन का मतलब कि ये अलग अलग पर्पसेस को सर्व करता है, दैट मैनेजेस द बिजनेस, यानी बिजनेस को तो मैनेज करता ही है, उसके साथ साथ मैनेजर्स को भी मैनेज करता है और वर्कर्स और वर्क को भी मैनेज करता है। According to George R. Terry, management is distinct process। क्या कह रहे हैं वो, it is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish the objectives by the use of people and resources। ये सब डेफिनेशंस हैं जो इन लोगों ने दी हुई हैं। तो नाम के साथ साथ डेफिनेशन को पता होना भी बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, मतलब लोगों से उनका काम करवाना। अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फोले, मैनेजमेंट
इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल, यानी ये सब के सब एक ही चीज़ कह रहे हैं। या अभी नोटिस करिए इन सब डेफिनेशंस में एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है, वो क्या कहना चाहते हैं कि आपको आपका काम जो है वो लोगों के थ्रू करवाना आना चाहिए। दैट इज़ नोन एज मैनेजमेंट, यानी किस तरीके से आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का एफिशिएंट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ नोन एज मैनेजमेंट। ओके, आगे चलिए। Theories on the functions of the management. Since management is about getting the things done through and with people, again important, things done through and with people to attain the desired objectives by making the best utilization of resources. तो पहली ही लाइन में उन्होंने मैनेजमेंट का बेसिक बता दिया क्या है। मैनेजमेंट इज अबाउट गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल to attain the desired objectives and make the best utilization of the resources. With the passing time, scholars began studying and theorizing the essence of management, which gave birth to diverse ideas and concepts of management. Here are some of the most influential theories. Some of the most influential theories यानी कुछ best influential theories जो है वो यहाँ पर हैं, outlined about the ideas about the functions of the मैनेजमेंट। इसके अंदर सबसे पहला है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने दी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। हेनरी फियोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, एल्टन मेयोज ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, लुडविग वॉन सिस्टम्स थ्योरी, Douglas McGregor's theory based on the different types of workers. George R. Terry propounded the principles of management, and Harold Coates and Cyril O'Donnell's system and contingency analysis of the management functions. तो ये कुछ थ्योरीज हैं जिनके बारे में अब अपन को जो है ब्रीफ तरीके से यानी शॉर्ट में इन थ्योरीज के बारे में अपन को पढ़ना है। Let us briefly understand each of these theories to have a better understanding of the functions of the मैनेजमेंट। सो जो सबसे पहली थ्योरी जो अपन को करनी है दैट इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और द साइंटिफिक थ्योरी बाय फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। ओके, so let's begin this theory, that is the scientific theory by Frederick W. Taylor. F. W. Taylor proposed scientific management theory where various ways were devised to determine the most efficient and effective ways to get the task done. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने काफ़ी वेज को जो है वो डिटरमाइन किया किस तरीके से आप वेरियस टास्क को आप एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकते हो। उन्होंने उन तरीक़ों को निकालने का प्रयास किया है। टेलर क्रिएटेड 4 प्रिंसिपल्स ऑफ हिज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स को डिटरमाइन किया फॉर हिज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। कौन से हैं 4 प्रिंसिपल्स? तो सबसे पहला क्या कहता है, ईच टास्क शुड बी स्टडीड to determine the most efficient way to do the task. Rule of thumb should be replaced by scientific analysis of work. Important line, rule of thumb should be replaced by, पूछ सकते हैं, according to F.W. Taylor's 4 principles, the first principle stated that rule of thumb should be replaced by dash. और नीचे ऑप्शंस में आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, सो आपको प्रॉपर ऑप्शन टिक करना है, दैट इज साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। तो पहले प्रिंसिपल में ये क्या कहना चाहते हैं कि जब भी आप कोई टास्क करने वाले हो तो आपको पहले उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि टास्क एक्चुअली में है क्या, और फिर आपको जो रूल ऑफ थंब है उसको साइंटिफिक एनालिसिस से चेंज करना पड़ेगा। साइंटिफिक एनालिसिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आप उसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे कि आपका टास्क एक्चुअली है क्या, उस चीज़ को कहा जाएगा साइंटिफिक एनालिसिस। तो जब आप किसी भी चीज़ को स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको एनालिसिस कहा जाता है। इस एनालिसिस के थ्रू ही आपको डिटरमाइन करना है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करेंगे। दूसरा, देयर शुड बी अ कंप्लीट हार्मनी। क्या कहना चाहते हैं? कंप्लीट हार्मनी between the workers and the management towards each other. Both should realize the importance of each other and aim to increase the profits of the organization. तो workers और मैनेजमेंट की दोनों की आपस में हार्मनी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन जब तक इन दोनों की आपस में हार्मनी नहीं होगी तब तक ये लोग अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव कर पाएंगे। ऐसा क्यों होना ज़रूरी है? देखो, जब अपन बायोलॉजिकली भी अपनी बॉडी की बात करते हैं तो फॉर अ ह्यूमन बॉडी टू परफॉर्म effectively and to perform efficiently, it is important that
all the organs are in perfect sync with one another. They are in complete harmony with one another, because if the organs will not work in harmony with one another, it will not make up a healthy body. हर ऑर्गन की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है हमारी बॉडी के अंदर, और उन सब ऑर्गन्स का आपस में हार्मनी से काम करना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से किसी भी बिज़नेस के अंदर अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो आपका मैनेजमेंट है, उन दोनों के बीच में हार्मनी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर दोनों के बीच में हार्मनी नहीं होगी, तो एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा जब सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मैनेजमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे, और वो मैनेजमेंट की बात नहीं सुनेंगे, एंड बोथ ऑफ देम विल बी वर्किंग ऑपोजिट टू ईच अदर, और बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूरा कबाड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट और जो उनका एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में हार्मनी होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी दैट बोथ ऑफ देम वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तीसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, थर्ड, द वर्कर्स शुड बी मॉनिटर्ड क्लोजली। आपको बहुत क्लोज तरीके से वर्कर्स को मॉनिटर करना पड़ेगा। द वर्कर्स शुड बी मॉनिटर्ड क्लोजली टू इंश्योर दैट दे ओनली फॉलो द बेस्ट वर्किंग प्रैक्टिसेस। चौथा क्या है, मैनेजर्स शुड स्पेंड टाइम ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़ एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर नीड्स। यानी मैनेजमेंट को जो है टाइम स्पेंड करना पड़ेगा फॉर देम टू ट्रेन द एम्प्लॉयज़ एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर नीड्स। Maximizing efficiency is a great idea, but the major flaw in this theory is to de-emphasize on teamwork. देखिए, मैक्सिमाइज करना एफिशिएंसी को बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक फ्लॉ आ जाता है। वो ये है कि जो टीम वर्क है उसके ऊपर से जो एम्फेसिस है वो हट जाता है, कहीं ना कहीं वो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो बहुत सारे लोग जो है टीम वर्क के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों के बीच में हार्मनी होना बहुत ज़रूरी है। यानी हमें टीम वर्क तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ जो है अपनी वैल्यू को भी मैक्सिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इस थ्योरी के अंदर जहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल करना है, वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी वैल्यू भी मैक्सिमाइज़ करनी है, लेकिन साथ ही साथ अपना टीम वर्क जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना है। तो ये जो चार प्रिंसिपल्स अपन ने करे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी चारों प्रिंसिपल्स हैं उनको, क्योंकि किसी भी लाइन में से कुछ भी क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर रहा हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। Next, what we have in line is the classical theory by Henry Fayol. हेनरी फ्योल बेसिकली एक इंजीनियर थे जिन्होंने मैनेजमेंट की थ्योरी दी जो कि काफ़ी पाथ ब्रेकिंग थी। क्यों उनकी थ्योरी को बहुत प्रोमिनेंट माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि जिस टाइम में इन्होंने ये थ्योरी दी थी उस टाइम मैनेजर्स की ट्रेनिंग के लिए कोई सेट एक प्रिंसिपल्स नहीं थे, कोई सेटअप फ्रेम नहीं था। तो इनकी जो थ्योरी थी वो काफ़ी काम की थी। At the beginning of the last century, that is 1916, the French engineer Henry Fayol shelled out the first ever 14 principles of classical management theory formally. Again, important line, French engineer Henry Fayol shelled out the first ever, मतलब पहली थ्योरी थी, so first ever 14 principles of classical management theory formally. Henry Fayol is classified as the founding father of a variety of concepts including the line and staff organization. तो इनको फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है, तो ये भी important line है आपके लिए. Based on his experience as a thriving director or a mining company, he developed numerous theories which still find their relevance in the contemporary times. At the time when Henry Fayol gave such principles, there was no formal training mechanism in existence for managers. मतलब उस टाइम पे कोई training mechanism नहीं था managers की training के लिए. Therefore, Fayol principles were groundbreaking. However, the growing complexity of the organizations visibly generated a call for professional management. Fayol's propounded the 14 principles of management. सबसे पहला है उसके अंदर division of work. Employees should have complementary skill sets that allow them to specialize in certain areas. This will increase their efficiency.
मतलब पहले बारे में उन्होंने क्या बोला, डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में कहा कि आपको जो वर्क है उसको डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग लोगों में, और हर किसी में कोई ना कोई एक स्पेशलाइज सेट ऑफ स्किल्स होंगे जो कि उस काम को करने के काम आएंगे, और उनकी एफिशिएंसी जो है उस चीज़ से बढ़ जाएगी। अपने ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, आपको जो है वर्क को डिवाइड करना पड़ता है। देयर इज़ अ बेस लेवल एम्प्लॉय, देर आर देन सीनियर लेवल एम्प्लॉयज़, और उसके ऊपर आता है टॉप मैनेजमेंट, राइट। तो आपको सबके बीच में जो है डिवीजन ऑफ वर्क करना ज़रूरी होता है। किसी का कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, किसी का कुछ स्पेशलाइजेशन होता है। सो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर वर्क इन सच अ मैनर कि उनका जो स्पेशलाइजेशन है, उनका जो स्किल सेट है, वो उस काम के जो है उसमें यूटिलाइज हो सके, और उनकी एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाए। Authority. Management needs authority to give employees orders. This authority must be agreed upon. However, authority and responsibility must go together. यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं कि मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दे पाए, और ये जो अथॉरिटी है ये अग्रीड अपॉन होनी चाहिए बाय द टॉप मैनेजमेंट। लेकिन अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो साथ ही साथ चलनी चाहिए। मतलब आपको अब अथॉरिटीज़ तो देनी ही है लोगों को, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में निभानी है। डिसिप्लिन. Discipline is most important. This gets to the idea of employees listening to the commands and being disciplined in getting the work done. If a manager sets a deadline, an employee should have the discipline to meet it. मतलब लोगों के अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैनेजर्स आपको कोई काम दे रहे हैं, कमांड्स दे रहे हैं, तो आपको उन्हें टाइमली मैनर में फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे टाइमली मैनर में नहीं करेंगे तो उसका कमांड देना भी व्यर्थ होगा, और आपका उस कमांड पर काम करना भी व्यर्थ होगा। इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट इन अ टाइम बाउंड एंड सेट मैनर, देन इट इज़ बेसिकली यूजलेस। अगला जो प्रिंसिपल है, दैट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि हर एम्प्लॉय को एक जैसे कमांड्स मिलना बहुत ज़रूरी है, एक ही बॉस के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सबको डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स दोगे तो सबके बीच में एक कियोस क्रिएट हो जाएगा। सो यूनिटी ऑफ कमांड. There has to be a unity of command for each employee. Each employee should be under the command of the only one boss. उसके बाद है unity of direction. Teams should be striving for common goals. Teams with the same objective should be under the direction of one manager. मतलब हर टीम का common goal होना चाहिए. That is, they should be working towards the बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर सब टीम्स का अलग अलग गोल होगा तो सारे के सारे टीम्स अपने अपने डायरेक्शंस में काम करेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू रीच अ कॉमन कंसेंसस। इसलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. द टीम कम्स बिफोर द इंडिविजुअल, यानी जो लोगों के अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं उनको वो साइड में रखना होगा, एंड दे हैव टू वर्क फॉर द टीम एंड टुवर्ड्स द टीम। रेम्यूनरेशन. There are monetary and non-monetary versions of remuneration. Both are needed to motivate the employees, because अगर आप employees से काम करा रहे हो and if you are not giving them anything in return, then that is not fair. Because अगर आप किसी से कुछ करवा रहे हो and there is no return at all, तो उसका भी motivation उस चीज़ में नहीं रहता। Motivation is very much necessary for anybody to work. If the person is not getting anything in return for his work, या उसको appreciation भी नहीं मिलती, then in that case उसके लिए motivate होना बहुत मुश्किल हो जाता है, and you will not be able to get the efficiency out of that person. So if you want efficiency out of somebody, you need to give them a remuneration, you need to give them appreciation. It is very important. Centralization. There should be a balance between decision making power. Employees should be closer to the decision making process. मतलब जो भी आप decisions लें उनका centralization होना बहुत ज़रूरी है। लोगों का उसमें इन्वॉल्व होना भी बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ से इनपुट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप किसी से इनपुट्स लेते हो रिगार्डिंग योर डिसीजंस, तो उस सामने वाले को अपनी इम्पोर्टेंस फील होती है कि येस, माय ओपिनियन इज़ ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड। सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि सेंट्रलाइजेशन हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, एक सेंट्रल उससे एक डिसीजन निकल कर आए, एंड इट इज़ इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल दी एम्प्लॉयज़। Scalar chain. Each company should have a clear hierarchical structure and that should be known to the employees. हर कंपनी का एक
एक फिक्स्ड हायरार्किकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। हायरार्किकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि टॉप मैनेजमेंट कहाँ तक आती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहाँ तक आती है और जो बेस एम्प्लॉयज़ है वो कहाँ आते हैं। तो ये जो हायरार्की है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक हायरार्की में डिफरेंशिएशन नहीं होगा या जब तक हायरार्की क्लियर नहीं होगी, पीपल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर। Order. This refers mostly to the cleanliness and organization within a workplace. इक्विटी, एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड वेल, यानी आपको सारे एम्प्लॉयज़ को इक्वल और वेल तरीके से ट्रीट करना है। स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सोनल, द प्रिंसिपल सजेस्ट दैट द बिजनेस शुड ट्राई टू लिमिट द टर्न ओवर एंड कीप द एम्प्लॉयज़ अराउंड एज दे अक्यूमुलेट नॉलेज एंड इम्प्रूव। मतलब जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, बिजनेसेस को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक। बिकॉज जब आप किसी को हायर करते हो, उसको जॉब देते हो, वो आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू करता है, ही गेन्स अ लॉट ऑफ नॉलेज एज वेल एज स्किल सेट जो है उसका डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। सो व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसिडर इज दे शुड कंसिडर रिटेनिंग दोज एम्प्लॉयज सो दैट उनके जो स्किल सेट डेवलप हुए हैं या जो उनकी नॉलेज हुई है वो ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट की टवर्ड्स काम आए। अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करोगे तो आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम दैट पर्सन विल गेट फेड अप एंड लीव योर ऑर्गेनाइजेशन, और जितना भी उसने सीखा है, जो भी उसका स्किल सेट डेवलप हुआ है, वो आपके किसी भी काम में नहीं आएगा। प्रॉपर पर्सोनल प्लानिंग शुड बी गिवन प्रायोरिटी। प्रॉपर पर्सोनल प्लानिंग को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इसका मतलब जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर तरीके से प्लान करके आपको रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। इनिशिएटिव, एम्प्लॉय शुड शेयर आइडियाज़ एंड बी रिवॉर्डेड फॉर इनोवेटिव थिंकिंग एंड टेकिंग ऑन न्यू टास्क। मतलब एम्प्लॉयज़ को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो अपने आइडियाज़ को शेयर करें। नए आइडियाज़ अगर उनके पास है तो उनको शेयर किया जाए, और अगर वो नए आइडियाज़ को शेयर करते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से रिवॉर्ड किया जाए ताकि उनको इम्पोर्टेंस फ़ील हो, और अगर और भी कोई नए आइडियाज़ आते हैं तो वो आपके साथ शेयर कर पाएँ। स्पिरिट द कॉर्प्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉय मोरल मैटर्स। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट नहीं किया then it will create a havoc on your organization. So it is very important कि आप अपने employees के morale को boost करते रहें. This principle suggests that managers should work to keep their employees engaged and interested, and they should promote the team spirit and unity. Because अगर आप अपने employees को interested नहीं रखेंगे, engaged नहीं रखेंगे, एम्प्लॉय टर्नओवर आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पीपल विल कम वर्क फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे रियलाइज दैट दे आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ अप्रिसिएशन और प्रमोशन, or whatever they deserve, they are not getting it, then they will start flocking off and they will leave your organization, which is not a good thing. While developing 14 principles of management, Fayol also defined 5 core functions of the management. So कौन से 5 core या main functions है management के according to Henry Fayol, ये सामने हैं आपके। The 5 functions are as follows, that is forecasting, planning, organizing, commanding and controlling. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको मार्किंग भी कराई। इसको आप मार्क कर लीजिए। 5 core फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने दिए। दे आर फोरकास्टिंग, मतलब मैनेजमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका फ्यूचर कहाँ है, उनको कहाँ जाना है। प्लानिंग, कि हमको उस फ्यूचर को कैसे अचीव करना है, हमारे प्लान्स क्या हैं। ऑर्गेनाइजिंग, कि हमें हमारी करंट सिचुएशन को उस प्लान के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। कमांडिंग, यानी हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी हम करना चाहते हैं उसकी तरफ हमारा कमांड बना रहे, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स देना बहुत ज़रूरी है। एंड देन देर इज़ कंट्रोलिंग, यानी वी हैव टू मॉनिटर देयर परफॉर्मेंस, कि जो हमने कमांड्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म कर भी पा रहे हैं या नहीं। As per Fiol, management is a process which includes functions such as forecasting, planning, organizing, commanding, and controlling. These functions are fundamental foundation of setting the relationship between the subordinates and the superior in tune, and the 5 core functions help the managers to solve troubles, dilemmas in this relationship or within the organization in a creative and innovative manner. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे जो इन्होंने हेनरी फ्योल ने जो है सेटअप किए थे। अब अपन ने सारे 14 जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो पढ़े ही हैं, एंड 5 core एलिमेंट्स भी अपन ने कर लिए हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर कि हेनरी फ्योल की जो थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी बाय मैक्स वेबर. Max Weber created the bureaucratic theory, which says that an organization will be most efficient. कब होगी एक organization most efficient?
if it uses a bureaucratic structure. Weber's ideal business uses standard rules and procedures to organize itself. He believed this strategy was especially effective for large operations, particularly governmental organizations. मतलब government organizations में उनके accordingly ये theory बहुत काम आती है. The theory includes the 5 principles. ये 5 principles हैं bureaucratic theory के. Again important, please learn it. Task specialization. Weber stressed the importance of each employee fulfilling a specific role within a company. मतलब हर employee का एक specific role है. तो वेबर ने स्ट्रेस किया इस बात पर कि हर एम्प्लॉय का रोल इम्पॉर्टेंट है एंड ईच एम्प्लॉय हैज़ टू बी गिवन अ फुलफिलिंग स्पेसिफिक रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और उसको मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी है. सो हर एम्प्लॉय का टास्क स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरी एम्प्लॉय इज़ इम्पॉर्टेंट टू द कंपनी. देन इज़ द हायरार्की. वेबर वांटेड ईच कंपनी टू हैव अ क्लियर हायरार्की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. वेबर जी को चाहिए था कि हर ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर हायरार्की का होना बहुत ज़रूरी है. अगेन इट इज़ सेम प्रिंसिपल एज गिवन बाय हेनरी फेयोल. Formal selection. When selecting the leaders, businesses view a person's qualifications. They should be appointed to certain roles based on qualifications, which means they won't be elected by vote. यानी आपको अगर किसी को सिलेक्ट करना है तो आपको उसके क्वालिफिकेशन के बेसिस पर सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. वोटिंग के बेसिस पर आप सिलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज वोटिंग बायस्ड हो सकती है. सम ऑफ द पीपल माइट वांट अ सर्टेन पर्सन बिकॉज दे लाइक द पर्सन, नॉट बिकॉज दैट पर्सन इज क्वालिफाइड फॉर द जॉब. तो कहीं पर भी फेवरिज्म या फेवरेटिज्म का होना ज़रूरी नहीं है. आपको उसके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे यू हैव टू सेलेक्ट द पर्सन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर ही उनसे काम ले पाओगे. अगर उनके क्वालिफिकेशंस प्रॉपर नहीं है देन यू कैन नॉट सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन. Rules and regulations. These ensure everyone knows what's expected out of them. Weber wanted business to have uniform standards and rules that are essential to achieve its goal. रूल्स और रिक्वायरमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. आपको क्लियरली सबको बताना पड़ेगा कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ देम. जब तक आप उनको बताओगे नहीं व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ देम, दे विल नॉट बी एबल टू वर्क इन दैट डायरेक्शन. ठीक है, तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है. Impersonal. The rules and regulations make a business structure impersonal. Promotions aren't about emotions or personal ties but rather performance. तो जो भी आपका रूल्स और रेगुलेशंस है वो बिजनेस स्ट्रक्चर को इम्पर्सनल बना देते हैं. इम्पर्सनल का मतलब कि आप इनको पर्सनली नहीं ले सकते, आपको इम्पर्सनल तरीके से काम करना पड़ेगा. जो रूल सबके लिए हैं वो सबके लिए लागू हैं. किसी के लिए भी कोई स्पेशल कोई स्पेशल रूल्स नहीं है या किसी के लिए कोई भी ईज़ नहीं है. आप किसी को ईजी गोइंग तरीके से नहीं ले सकते. जो रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए हैं वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. और जो भी प्रमोशंस होंगे वो आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पर करने पड़ेंगे. पर्सनल टाइज या इमोशंस के बेसिस पे प्रमोशंस करना कहीं पर भी वैलिड नहीं माना जाता. तो ये जो 5 प्रिंसिपल्स थे वो वेबर के द्वारा दिए गए हैं विच इज़ नोन एज द ब्यूरोक्रेटिक थियरी. ठीक है. Then next we have is the human relations theory by Elton Mayo. This is also important. Human relations की theory के बारे में एल्टन मेयो ने जो है theory दी है. In stark contrast to Weber's bureaucratic theory of management. याद रखिएगा it is in stark contrast, मतलब एकदम opposite है what Weber suggested in the bureaucratic theory of management. Weber का basic crux क्या निकला कि bureaucratic theory का, उन्होंने क्या कहा कि हायरार्की होना, क्लियर हायरार्की होना बहुत ज़रूरी है. डिफ्रेंसिएशन होना जो हायरार्की बेसिस पर है वो बहुत ज़रूरी है. आपको अगर एम्प्लॉयज़ को हायर करना है तो क्वालिफिकेशन बेसिस पे करना होगा. किसी के भी साथ कोई पर्सनल टाइज होना ज़रूरी नहीं है. यू डोंट नीड टू हैव पर्सनल टाइज विद एनीबडी. एंड अगर आपको किसी को प्रमोट करना है तो उसके वर्क के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा रादर दैन कंसिडरिंग योर पर्सनल इमोशंस और पर्सनल रिलेशंस. तो यहाँ पर जब हम ह्यूमन रिलेशंस की थ्योरी पढ़ रहे हैं बाय एल्टन मेयो, इट इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट व्हाट वेबर सजेस्टेड इन द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी. In stark contrast to Weber's bureaucratic theory of management, the human relations theory emphasizes relationships. तो ये वाली जो theory है वो relationships पे ध्यान देती है. Mayo conducted a series of experiments known as the Hawthorne experiments. Important नाम क्या था experiments का? Hawthorne experiments, which focused on the study of behavior of people at work. Mayo believed that productivity increases when people feel like they are a part of a team and valued by their co-workers. तो मेयो को ये लगता था कि आप लोगों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो जब
उनको ऐसा फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगा कि दे आर अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन उनका भी है, तब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगेंगे। जब उनको फ़ील होगा कि कोवर्कर्स के द्वारा वो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, तब उनको प्रॉपर तरीके से मोटिवेशन आएगा सही काम करने का। Important features of human relation theory are as follows. तो important features क्या थे? A manager must have basic understanding of human behavior in context of the work groups and organization. तो जो भी managers हैं उनको basic understanding होना बहुत ज़रूरी है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। द इनफॉर्मल ग्रुप्स हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन मोरल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क्स। जो भी ग्रुप्स बनते हैं उनका बहुत ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है लोगों के मोरल पर और उनकी प्रोडक्टिविटी पर। Workers are motivated not only by money alone but total work situation including recognition, participation, etc. आप किसी को सिर्फ मनी से मोटिवेट नहीं कर सकते, किसी को मोटिवेट अगर करना है तो उनको अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है, उनका इंक्लूजन होना भी बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको एक्सेप्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, उनको रिकग्निशन देना बहुत ज़रूरी है, उनका पार्टिसिपेशन, उनको मोटिवेट करना पार्टिसिपेट करने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप किसी को मोटिवेट करोगे, उनको बताओगे कि हाँ उनका पार्टिसिपेशन सही है, अच्छा है, द परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड, it will make them feel motivated and participate more. Then, study of management must draw concepts and principles of behavioral sciences like psychology, sociology, etc. तो स्टडी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर साइंसेस लाइक साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इन सब का इंक्लूजन होना भी ज़रूरी है। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इट एम्फसाइजेस प्रेज एंड टीम वर्क एज अ मोटिवेशनल फैक्टर। तो कहीं ना कहीं हम जब ह्यूमन थ्योरी की बात करते हैं ह्यूमन रिलेशंस की, तो ये आपकी साइकोलॉजी के साथ काम करना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो कहता है कि जितने बेटर आपके रिलेशनशिप्स होंगे आपके एम्प्लॉयज़ के साथ, वो उतना ही प्रोडक्टिविटी आपको दे पाएंगे। इफ़ यू कंसिडर देम एज गुड एंड इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन दे वुड परफॉर्म अकॉर्डिंगली। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंसिडर द इंक्लूजन ऑफ योर एम्प्लॉयज़ इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, और आपकी जो रिलेशनशिप्स उनके साथ है वो बहुत ही प्रोडक्टिव नेचर के होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज द सिस्टम्स थ्योरी बाय लुडविग वॉन। तो लुडविग वॉन ने सिस्टम्स थ्योरी दी, इसमें उन्होंने कहा कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अज्यूम किया कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम की तरह काम करता है। देखो, सिस्टम्स में क्या होता है, दो टाइप के सिस्टम्स बेसिकली माने जाते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम और एक होता है क्लोज सिस्टम। जो क्लोज सिस्टम होता है वो बिल्कुल भी इंटरैक्टिव नहीं होता, वो अपनी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करता है। लेकिन जो ओपन सिस्टम होता है इट इज़ वेरी मच इंटरैक्टिव, ये अपने बाहर के एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है। देर इज़ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, देर इज़ एक्सचेंज ऑफ पीपल, और बहुत सारी चीज़ों का एक्सचेंज होता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज़ कंसिडर्ड एज एन ओपन सिस्टम। तो लुडविग वॉन ने कंसिडर किया कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज एन ओपन सिस्टम, एंड ओपन सिस्टम इंटरैक्ट्स विद द एनवायरनमेंट बाय वे ऑफ इनपुट्स, थ्रूपुट्स एंड आउटपुट्स। There are exchanges of energy, money, matter, people and information with the external environment. तो सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको कि लुडविग वॉन ने कहा कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम की तरह है। देन वी हैव द एक्स वाई थ्योरी बाय डगलस मैकग्रेगर। डगलस मैकग्रेगर ने क्या कहा? डगलस मैकग्रेगर ने कहा कि एक्स वाई थ्योरी होती है, मतलब आप एम्प्लॉयज़ को दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक कैटेगरी होती है एक्स और एक कैटेगरी होती है वाई। जो एक्स वाली कैटेगरी होती है, दे आर दोज काइंड ऑफ पीपल जिनको आपको कमांड्स देना ज़रूरी है, मतलब ऐसे लोग जो एम्बिशन लैक करते हैं, जिनको पता नहीं है कि उनको क्या करना है, आपको उन्हें स्पून फीड करना पड़ेगा कि ये दिस यू हैव टू डू एंड वॉट एवर यू टेल देम दे विल डू दैट ओनली, मतलब वो खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे। और जो वाई कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं वो एम्बिशन ड्रिवन होते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं अपने काम में और खुद से ही अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू डू देयर वर्क अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग एंड उनके इनोवेटिव आइडियाज़ का वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दे आर एम्बिशन ड्रिवन, मतलब दे वांट टू डू दिस, दे एंजॉय देयर वर्क एंड दे आर विलिंग टू डू इट। दे आर नॉट लेजी पीपल और दे आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल जिनको आपको स्पून फीड करने की ज़रूरत है, वो खुद के एम्बिशन से ही नए आइडियाज़ को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो डगलस मैकग्रेगर ने क्या कहा? एक्स वाई थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट अज्यूम्स दैट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स। Theory X workers lack the ambition and drive and need to be ordered around by the bosses to do anything. Theory Y workers, on the other hand, enjoy the work and strive for self fulfillment. तो दो कैटेगरीज में उन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने वर्कर्स को, कैटेगरी एक्स एंड कैटेगरी वाई। ठीक है,
नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज जॉर्ज आर टेरी। अब अपन को जॉर्ज आर टेरी की थ्योरी के बारे में पढ़ना है। जॉर्ज आर टेरी की थ्योरी की स्पेशलिटी एक्चुअली ये थी कि ये सम वॉट दिस थ्योरी डिफर्ड और डेविएटेड फ्रॉम हेनरी फ्योल्स थ्योरी। जॉर्ज आर टेरी ने जो है 4 बेसिक कोर एरियाज जो है मैनेजमेंट के उनको आइडेंटिफाई किया था और उनको क्वेश्चन के फॉर्म में उन्होंने प्रेजेंट किया था। उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हर एक एरिया से रिलेटेड, और उस एरिया के रिलेटेड में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फंक्शन करोगे और उस फंक्शन का रिजल्ट क्या रहेगा वो इन्होंने इस थ्योरी के अंदर बताया है। सो व्हाट वी नीड टू कवर नाउ इज जॉर्ज आर टेरीज थ्योरी। After Henry Fayol, the subject became a matter of interest for various theorists, and which resulted in analysis of the functions of the management from various viewpoints, and many more ideas emerged which deviated only to some extent from Fayol's core functions of the मैनेजमेंट। मतलब कुछ एक्सटेंट तक जो थे इनके आइडियाज़ हेनरी फ्योल से थोड़ी बहुत जो है वो डिफ़र करते थे। जॉर्ज आर टेरी wrote a book on principles of management in the year 1968 and elaborated his viewpoint. This is a fact and important for you to learn कि जॉर्ज आर टेरी ने जो है एक बुक लिखी थी on the principles of management in the year 1968 and elaborated his viewpoint, और उन्होंने अपना viewpoint जो है इसके अंदर बताया था। टेरी believed that there existed 4 core functions of the management। टेरी ने बिलीव किया था कि फोर फोर कोर फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, एंड ईच फंक्शन एड्रेसिंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और एन इशू। तो मैंने आपसे कहा ही था कि इन्होंने क्वेश्चन फॉर्म में जो है उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया था जो इशू है वहाँ का, उसमें उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। द मैनेजमेंट मस्ट सोल्व द क्वेश्चन द फंडामेंटल फंक्शन, यानी क्वेश्चन सवाल क्या है आपका, फंडामेंटल फंक्शन क्या है, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, दैट इज़ द फंडामेंटल फंक्शन। एंड उस फंक्शन को करने के बाद क्या रिजल्टिंग एक्शन आएगा वो चीज़ें आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। देयरफॉर द क्वेश्चन, द फंडामेंटल फंक्शन एंड द रिजल्टिंग एक्शन आर आउटलाइंड इन द बिलो टेबल। तो अब अपन देखें कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या उसका आंसर दिया गया, क्या उसका रिजल्टेंट एक्शन आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अपन को यहाँ पर देखनी है। सबसे पहले द क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपकी नीड क्या है, व्हाट इज़ योर नीड। आपकी नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो फंक्शन आपको कैरी आउट करना पड़ेगा वो है प्लानिंग। आपको पहले प्लान करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो और वहाँ तक कैसे पहुँचना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आती है आपकी प्लानिंग। आपको अपने विजन और मिशन को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। विजन और मिशन के बारे में प्लान करने के बाद जब आप ये प्लानिंग कैरी आउट कर लोगे, उसका रिजल्टेंट एक्शन क्या रहेगा, आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पता लग जाएंगे। सो सबसे पहले यू हैव योर ऑब्जेक्टिव्स, आपके गोल्स आपको पता लग जाएंगे। आपको कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी है, उनको उन गोल्स तक पहुंचने के लिए आपको पता चल जाएगा। कौन से प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने हैं वो आपको पता चल जाएगा, और मेथड्स के बारे में भी आपको नॉलेज हो जाएगी कि आपको कौन से मेथड्स को जो है अडॉप्ट करना है। तो सबसे पहला जो आपका आइडेंटिफाइंग क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ द नीड, यानी आपकी ज़रूरत क्या है। ज़रूरत को जानने के लिए प्लान करना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या चाहते हैं और वहाँ तक कैसे पहुँचना है। तो प्लानिंग स्टेज ख़त्म होने के बाद जो उसका रिज़ल्ट निकलेगा वो ये होगा कि आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे, गोल्स आपको पता चल जाएंगे, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स और मेथड्स के बारे में आपको आपकी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। यानी आपके गोल्स के अकॉर्डिंगली फिर आप पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स और मेथड्स को आप चुनोगे तो आपको उनकी नॉलेज आ जाएगी। दूसरा जो एरिया था थिंक अपॉन करने का वो ये था वेयर शुड द एक्शंस टेक प्लेस एंड हु शुड डू व्हाट वर्क। मतलब किस तरीके से आपको एक्शंस कैरी आउट करने हैं और कौन सा बंदा क्या काम करेगा, ये आपका नेक्स्ट फेज ऑफ एक्शन था। यानी इस जगह पर आपको आगे सोचना था। इस चीज़ को कैरी आउट करने के लिए आपको अपनी ऑर्गेनाइजिंग करनी होगी। प्लान तो अब आपने बना लिया, मेथड्स और टेक्नोलॉजी भी आपको पता है, प्रोसीजर भी पता है कि क्या इस करना है, कैसे जाना है। अब आपको उन आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना है कि कौन सा काम कौन सा बंदा कैरी आउट करेगा एंड किसको क्या काम देना है, सो दैट यू गेट द मैक्सिमम पोटेंशियल आउट ऑफ इट एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी आउट ऑफ इट। तो इसके बाद का जो फंक्शन, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो आपको फंक्शन चाहिए दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद, यानी ऑर्गेनाइजिंग आप पूरी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लोगे, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, वर्क डिवीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, वर्क असाइनमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, और अथॉरिटी का यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। यही होगा ना ऑर्गेनाइजिंग में। आप क्या करोगे, आप ऑर्गेनाइज कर दोगे पूरे काम को, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे लोगों के बीच में कि किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फुलफिल करनी है।
एक बार जब आपने ऑर्गेनाइजिंग कर दी, लोगों के बीच में उनका काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद जो उसका रिजल्टेंट निकलेगा वो ये होगा कि आपका जो काम है वो प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो जाएगा, सबको उनका काम असाइन कर दिया जाएगा और अथॉरिटी का यूटिलाइजेशन होगा। वाई एंड हाउ शुड अ ग्रुप मेंबर परफॉर्म देयर टास्क। अगला जो बर्निंग क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ग्रुप मेंबर्स जो हैं उनको अपना टास्क कैसे करना है, दैट इज़ हाउ दे हैव टू डू इट एंड वाई दे शुड डू इट, यानी क्यों वो करें ऐसा, और अगर वो कर भी रहे हैं तो वो कैसे इस चीज़ को कैरी आउट करें, ये आता है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो आपको फंक्शन चाहिए दैट इज़ एक्चुएटिंग एंड डायरेक्टिंग, यानी आपको उस चीज़ के लिए उन लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, देन ओनली दे विल गेट द आंसर टू द क्वेश्चन एज टू वाई दे शुड परफॉर्म इट। तो आपको उनको समझाना पड़ेगा, यू विल हैव टू एक्चुएट देम, यू विल हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि जब वो इस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे तभी वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को जो है अचीव कर पाएंगे। तो लीडरशिप जो है इस चीज़ में आपको दिखानी पड़ेगी और फिर आपको उन्हें डिक्टेट करना पड़ेगा, यानी पहले तो आप उनको समझाएंगे कि उनको ये काम क्यों करना है, उसके बाद आप उनको डिक्टेट करेंगे कि ये काम उनको किस तरीके से कैरी आउट करना है। जब आप एक्चुएट करने का और डायरेक्ट करने का काम कर लेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, देयर विल बी अ लीडरशिप, यानी एक तरीके की लीडरशिप आपकी इस्टेब्लिश हो जाएगी, कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगा लोगों के साथ, डेवलपमेंट होगा और इंसेंटिव्स भी जो हैं वो लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है। आखिरी जो एरिया आता है थिंक अपॉन करने का वो ये, आर दी एक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्लान। मतलब आपने प्लानिंग पहले करी, आपको पता चल गया कौन सा रास्ता कौन सा तरीका अपनाना है, फिर आपने पूरे काम को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उस रास्ते पर चलने के लिए, उस तरीक़ों को अपनाने के लिए आपने अपनी अकॉर्डिंगली सारा काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद आपने उन लोगों को मोटिवेट किया और उनको डायरेक्शंस भी दे दिए। अब बात आती है मॉनिटर करने की कि क्या वो लोग ये काम अकॉर्डिंग टू द प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस चीज़ में जो आपका फंक्शन आता है दैट इज़ कंट्रोलिंग, यानी अब आपको अपनी कंट्रोलिंग पावर दिखानी होगी, उनको मॉनिटर करना होगा कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर भी रहे हैं या नहीं। कंट्रोल करने का रिजल्ट क्या निकलेगा, रिपोर्ट्स जनरेट होंगी क्योंकि आपको परफॉर्मेंस रिव्यू करने पड़ेंगे, कंपैरिजन होंगे एक दूसरे के साथ, लोगों की परफॉर्मेंसेस को आप कंपेयर करेंगे कि कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कॉस्ट और बजट के बारे में फिर डिसीजंस लिए जाएंगे। ठीक है। तो ये चार मेन फंक्शंस जो उन्होंने यहाँ पर, जो एक तो उन्होंने पहले क्वेश्चंस पूछे अलग अलग एरियाज से मैनेजमेंट के, और उन एरियाज से क्वेश्चन पूछने के बाद चार जो मेन फंक्शंस जो इन्होंने निकाले वो ये थे, प्लानिंग सबसे पहला, ऑर्गेनाइजिंग, फिर एक्चुएटिंग और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये वही तरीका है, वही एल्गोरिदम है कि सबसे पहले मैं ये डिसाइड करूँगा कि मुझे जाना कहाँ है। ठीक है। हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि वेयर आई वांट टू गो, मुझे कहाँ जाना है। पहली बात, मुझे पता चल गया कि मुझे कहाँ जाना है, अब बात आती है कि वहाँ कैसे जाना है। कैसे जाना है पता चल गया, अब बात आती है कि हम उस रास्ते पर चलेंगे कैसे या उस रास्ते पर जाएंगे कैसे, हम कैसे ये रास्ता पार करेंगे। ठीक है। तीसरी बात, चौथी बात, जब हम इस रास्ते पे चलना स्टार्ट करेंगे तो हमने अपने आप को खुद को मोटिवेट करते रहना है। ठीक है। पांचवी बात, हमको अपने आप को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा कि क्या हम अकॉर्डिंग टू प्लान चल भी रहे हैं या नहीं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपकी अभी की करंट सिचुएशन ले लीजिए। अभी आप सबको पता है कि आपका गोल क्या है, यू हैव अ सेट प्लान इन योर माइंड दैट यू हैव टू क्लियर CS एग्जीक्यूटिव। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आती है ऑर्गेनाइजिंग की, तो आपको CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के लिए पहले खुद को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अपनी स्टडीज़ को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। यू विल हैव टू ऑर्गेनाइज कि हाँ मुझे इतना इतना CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के लिए मुझे ये 8 पेपर्स क्लियर करना ज़रूरी है, दैट यू हैव ऑर्गेनाइज्ड। फिर आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको इस पाथ पे चलना है, आपको रास्ता तो मिल गया कि 8 के 8 पेपर क्लियर करने हैं। अब आपको ये तय करना है कि 8 के 8 पेपर क्लियर कैसे करने हैं। यू हैव टू बिल्ड अप अ स्ट्रैटेजी, एक रास्ता आपको चुनना है वहाँ तक का। ये रास्ता डिसाइड करने के बाद आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि हाँ अब आपको इस रास्ते पे चलना है। यू हैव टू स्टडी इन सच अ वे दैट यू हैव टू क्लियर 8 पेपर्स इन वन गो, दैट यू हैव टू डिसाइड। तो आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। ठीक है। सो देन अगेन यू हैव दिस इन योर माइंड कि आपको इस रास्ते पे चलना है एंड यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ। और फिर उसके बाद आपको अलग अलग इंटरवल्स पे खुद को मॉनिटर करते रहना है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहाँ हमने क्या अचीव कर लिया अब तक, क्या हम सही तरीके से प्लान के अकॉर्डिंग चल भी रहे हैं या नहीं। अगर हम प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं तो हमको नेसेसरी तरीके से जो है अपने रास्ते में या अपनी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स में जो है वो चेंजेस, नेसेसरी चेंजेस जो है वो कैरी आउट करने ज़रूरी रहेंगे। ठीक है।
तो इस सेशन में अभी अपन यहाँ तक रुकते हैं। अपन ने काफ़ी क्या मतलब ऑलमोस्ट सारी स्ट्रैटेजीज जो अपन ने है वो कवर कर ली हैं। एक अपनी बचती है, दैट इज़ हैरोल्ड कून्स एंड सिरिल ओ'डॉनल की जो स्ट्रैटेजी है वो अपनी बच जाती है। वो अपन नेक्स्ट वीडियो में उठाएंगे, क्योंकि उसी स्ट्रैटेजी के अंदर अपन 5 कोर एरियाज़ ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ 5 कोर एरियाज़ ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अपन पढ़ेंगे, और वो अपन को डिटेल में करना है। इसलिए उसी स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने के बाद वी विल जंप ओवर टू 5 कोर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो अगला वीडियो देखने से पहले प्लीज़ इसको एक बार रीड करके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सो दैट यू हैव क्लियर पिक्चर इन योर माइंड।